नमस्कार इंडियन, कैसे बच्चों, सब ठीक हो। स्कूल प्रशासन के द्वारा आप लोग के लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई है, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही है कि बच्चे कह रहे हैं सर फ़ोटो नहीं आ रहा है, आवाज़ नहीं आ रही है। इसके लिए स्कूल प्रशासन ने आपको स्कूल वेबसाइट पर ई बुक और ई वीडियो दोनों की व्यवस्था की है। ई वीडियो इलेक्ट्रॉनिक वीडियो है, जिसमें आप जो भी टॉपिक है उसको आपके चहेते टीचर द्वारा, आपके सब्जेक्ट टीचर द्वारा उसको डील किया गया है। जिससे आज का टॉपिक है क्लास 9 के लिए चैप्टर 1 फ्रांसीसी क्रांति, जिसकी चर्चा करेंगे। वहाँ से भी आप जाके वीडियो को आप पढ़ सकते हैं, देख भी सकते हो और समझ सकते हो, ताकि आपका टॉपिक क्लियर हो जाए स्कूल में आने से पहले। ताकि आप स्कूल में आएंगे तो वहाँ से डायरेक्ट आप क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो, सर यहाँ पर ये दिक्कत है, वो बताइए। ठीक है, तो इस चैप्टर से क्लास 9 का चैप्टर 1 फ्रांसीसी क्रांति से हमने 15 पॉइंट निकाले हैं, 15 पॉइंट। और 15 पॉइंट को अगर चर्चा कर दिया जाए तो पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो वो 15 पॉइंट कौन कौन से जिसकी चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, फ्रांसीसी क्रांति क्या है, ये कहाँ उत्पन्न हुई। दूसरा है फ्रांसीसी क्रांति उत्पन्न होने के कारण क्या है, मतलब कोई भी घटना घट जाती है तो उसके पीछे बैकग्राउंड होता है, क्या कारण है। ठीक है, अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए आए थे और व्यापार करते करते भारत के लोगों को मारना पीटना गया। तो क्या जो था भारत के लोगों को अंग्रेजों को भगाने की, तो उसके पीछे एक बैकग्राउंड है कि भारत के लोगों को अंग्रेज द्वारा मारे पीटे जाने लगा, तो जिसके कारण उनकी संपत्ति का हस्तांतरण किया जाने लगा, एक कि भारत की संपत्ति को विदेश जाना। तो इस तरह भारत को से अंग्रेजों को भगाने का कार्य होगा। वैसे ही फ्रांसीसी क्रांति उत्पन्न होने के भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उन पॉइंटों की चर्चा करेंगे। इसके बाद फ्रांसीसी क्रांति को कितने वर्गों में बांटा गया है, फ्रांस की जो क्रांति है उसको किन किन वर्गों में बांटा गया है। इसके बाद टाइड और टाइड क्या है, टाइड और टाइल क्या है। इसके बाद लिब्रे क्या है, प्राचीन राजतंत्र क्या है, आतंक राज क्या है, सौ कुलांत किसे कहते हैं, जैकबिन क्लब, जीविका संकट। ठीक है, एक व्यक्ति मकड़ा, कुलीन व्यक्ति मकड़ा और किसान मक्खी क्या है, निष्क्रिय नागरिक सक्रिय नागरिक क्या इसे कहते हैं, फ्रांस का राष्ट्रगान क्या है, पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पर इसकी क्या जरूरत पड़ी, महिलाओं ने आंदोलन, फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं का क्या आंदोलन है, क्या भूमिका है। और इसके बाद राजनीतिक प्रतीक, जो फ्रांस में बहुत से राजनीतिक प्रतीक दिए हैं उनकी क्या वैल्यू है। जैसे भारत में तिरंगा जो देश की शान है, जिसे अशोक चक्र है जो राष्ट्रीय ध्वज में है, उसी तो उस देश में भी, फ्रांस में भी बहुत से राष्ट्रीय प्रतीक हैं। ठीक है, उनकी चर्चा करेंगे। जैकबिन क्लब है, फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं का योगदान, दास प्रथा उन्मूलन, नेपोलियन बोनापार्ट जो अंतिम पॉइंट है, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट का उदय है कि नेपोलियन बोनापार्ट कैसे आया। और एक है डायरेक्टरी या डायरेक्टरी किसे कहते हैं, और महिलाओं का कौन सा क्लब है जो संपर्क में आया, और महिलाओं ने कौन कौन से आंदोलन किए। ये आपको 15 पॉइंट है, इन्हीं 15 पॉइंट की हम डिटेल वाइज चर्चा करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। पहला पॉइंट, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति कहाँ घटित होगी, तो यूरोप एक महादेश है, जो 7 बड़े महादेश है उनमें एक यूरोप महादेश है, और उस महादेश में फ्रांस देश है। उस फ्रांस देश में ये घटना घटी फ्रांसीसी क्रांति, इसलिए इसे कहते हैं फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांस देश में इसलिए इसे कहते हैं फ्रांसीसी क्रांति। दूसरा चीज़, वहाँ पे ये घटना कैसे घटी, तो उसके पीछे एक कहानी है। कहानी है 14 जुलाई 1789 की, 14 जुलाई 1789 की। और फ्रांस में पेरिस, जहाँ पे आतंक का माहौल था। आतंक के माहौल क्यों था, उसके पीछे कहानी क्या है। सम्राट की सेना जो शहर में घुसने का आदेश दिया गया कि शहर में घुसो, और ये अफवाह जनता में फैल गई कि सम्राट जो लुई वहाँ 16 का शासक था, वो अपनी सेना को ये आदेश दे दिया है कि वो जनता के बीच में जाए और उनको, सेना जो जनता है उनको गोलियां बरसाए। इस तरह की अफवाहें जनता में फैल चुकी थी, और इस अफवाह के चलते 7000 लोग, महिला पुरुष बच्चे सब मिलकर टाउन हॉल में, टाउन हॉल वहाँ पर है, उस टाउन हॉल में एकत्र हुए और जन सेना का संगठन करने के, मतलब सेना से टक्कर लेने के लिए कैसे अपनी आत्मरक्षा के लिए बचा जाए। तो उन्होंने हथियारों की खोज के लिए एक सरकारी भवन में प्रवेश किया। वो सरकारी भवन एक जेल खाना था, और जेल खाने को तोड़ के वहाँ कैदियों को रिहा किया गया और बहुत से हथियारों को लूट लिया गया, ताकि लुई 16 के जो सेना है उनसे मुकाबला किया जाए। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है कि कहाँ फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कैसे हो रही है। और जो किला तोड़ा गया था उस किले का नाम है बास्तिल का किला, जिसमें वो जेल था। ठीक है, बास्तिल के किले को ही ध्वस्त किया गया 7000 लोगों द्वारा। ठीक है, इसके बाद
1774 में ब्रुवो राजवंश, वहाँ पे ब्रुवो राजवंश चलता है। उसके जो राजा है लुई 16, जो फ्रांस की राजगद्दी पे आसीन हुआ और मात्र उसकी उम्र थी 20 साल। अब जानते हैं कि 20 साल की उम्र के जो नौजवान होते हैं उनकी सोच क्या होती है, उनका काम करने का तरीका क्या होता है, वो कुछ अलग थे। उनका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनियो से हुआ और राज्य दौरान उन्होंने जैसे राज्य गद्दी पर बैठे तो देखा कि राज्यकोष पूरा खाली है। राजकोष में देश का संसाधन वो खाली था, और संसाधन जब खाली था तो देश को चलाया कैसे जाए, ये सबसे बड़ी समस्या थी। तो उन्होंने सबसे पहले ये देखा कि ये राजकोष खाली कैसे है। तो राजकोष खाली होने का मुख्य कारण था फ्रांस में जितने भी राजा बैठे थे वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बहुत सी संपत्ति का नुकसान हो चुका था। तो ऐसे बहुत से युद्धों के दौरान राजकोष पूरा खाली हो चुका था, सेना की मार हो चुकी थी, और जो संसाधन अनाज जो बचे हुए थे उनमें महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि आम जनता के लोग उसे खरीद नहीं पाते थे। ठीक है, तो वहाँ के जो 13 उपनिवेशों का शासन था, ब्रिटेन से वो खुद को आज़ाद कराना चाहता था। आज़ाद कराने पर उसे आज़ादी तो मिली लेकिन 10 अरब लिबरे की ब्याज देना पड़ता था। ये धीरे धीरे बढ़ता गया और ये 10 अरब जो है वो कर्ज के रूप में देश की जनता को देना पड़ता था। अब इस कर्ज को कौन दे, तो इस कर्ज को देने के लिए फ्रांस को 3 वर्गों में बांटा गया। 28 सदी में फ्रांस को कितने वर्गों में बांटा गया? 3 वर्गों में। ये क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1789 में। लुई 16 कब राजगद्दी पे बैठा? 1774 में। 1774 ईस्वी में लुई जो 16 है वो राजगद्दी पे बैठा, और 1789 में ये फ्रांसीसी स्वतंत्र की घटना है। और फ्रांस को 3 वर्गों में बांटा गया। पहला वर्ग जो इसे कहते हैं पादरी वर्ग, दूसरा वर्ग कुलीन वर्ग, और तीसरा जो है वो साधारण वर्ग। अब ये तीनों वर्ग को थोड़ा एक चित्र है उसको दिखा देते हैं आप लोग को। तो ये फ्रांस में को 3 वर्गों में बांटा गया। फ्रांस के पूरे क्षेत्र को 3 वर्गों में बांटा गया। पहला वर्ग जो था जिसे कहते हैं पादरी वर्ग, जिसमें कौन आते हैं? चर्च के लोग आते हैं। पादर मतलब जो चर्च के फादर होते हैं वो आते हैं, जिसे कहते हैं पादरी वर्ग। ठीक है। द्वितीय वर्ग है कुलीन वर्ग, जिसमें जमींदार आते हैं, बड़े बड़े जमीनों के जो मालिक होते हैं जमींदार वो आते हैं, उद्योगपति आते हैं। ठीक है। और तृतीय वर्ग जो है जिसमें तीनों कैटेगरी के लोग हैं, मतलब एक गरीब है, व्यवसायी है, किसान है, मजदूर है, छोटे कामगार है, भूमिहीन किसान है। ठीक है। रोजगार के जिंदगी कमाने वाले व्यक्ति हैं, वो सभी लोग तृतीय वर्ग में। कर्मचारी है, वकील है, डॉक्टर है, और इनका एक अलग एक संगठन बना। अब ये 2 वर्गों पर कोई टैक्स नहीं था। तृतीय वर्ग पे टैक्स था। ठीक है। 2 वर्ग पे पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग पे टैक्स नहीं था। तृतीय वर्ग पे टैक्स था। वो टैक्स कौन कौन था? टाइल और टाइड। ये टाइड और टाइल क्या है? जो फ्रांस के 90% जो लोग थे वो किसान थे, और 60% जो लोग थे वो कुलीन, चर्च और तृतीय लोग थे। बस 90% लोगों पर जो टैक्स था, जो आपको टाइल और टाइड, जो टाइड जो है धार्मिक कर है, जिसमें चर्च के लोग भी किसानों से करों का एक हिस्सा अर्जित करते थे, और तीसरे वर्ग के लोग तो थे जो इस कर को चुकाते थे, जो है टाइल, जो प्रत्यक्ष कर। ये 2 तरह के कर थे, एक टाइल एक टाइल, टाइड और टाइल, एक धार्मिक और एक प्रत्यक्ष कर। ये धार्मिक कर क्या है जो पादरी वर्ग को जाता था, और प्रत्यक्ष क्या है जो कुलीन वर्गों के लिए जाता था, और इससे राजकोष को वृद्धि की गई। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन होगा कि सर प्रत्यक्ष कर क्या है? प्रत्यक्ष कर जो आप देश की जनता लोग, किसान लोग जो है वो कोई फसल को उगाते हैं, जिसे आपको तंबाकू है, वहाँ पर चाहे नमक है, जिसकी खेती का है, उन पर जो डायरेक्ट लगने वाला टैक्स था उसे कहते थे प्रत्यक्ष कर। नमक पे लगा था और तंबाकू पे लगा था, और रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी पे जो खान पान है वस्तुओं को छोड़कर है उन सब पे जो टैक्स लगा था, प्रत्यक्ष देना पड़ता, वो है प्रत्यक्ष कर। ठीक है। तो ये प्रत्यक्ष कर था जो किस वर्ग को देना पड़ता था? तृतीय वर्ग को। फिर से बोलते हैं 1789 में फ्रांस को 3 वर्गों में बांटा गया। पहला है पादरी वर्ग, दूसरा है कुलीन वर्ग, और तीसरा है साधारण वर्ग। पादरी वर्ग ऐसी चर्च के लोग हैं, कुलीन वर्ग जमींदार लोग हैं, उद्योगपति हैं, और तीसरे वर्ग में जो सारे कैटेगरी के लोग आते हैं जो इनको छोड़कर, मतलब किसान है, उद्योगपति हैं भी हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, व्यवसायी है, मजदूर वर्ग है, ये सभी लोग आते हैं, जिसे वो कहते हैं प्राचीन राजतंत्र। मतलब राजतंत्र राजा का तंत्र है। जो राजा तंत्र पहले चलता था, राजा पद्धति, अब तो गणतंत्र चल रहा है, और फ्रांस में भी गणतंत्र आया
लेकिन उससे पहले राजत्व था, राजा की बात मानी जाती है। इसी को कहते हैं 1789 में फ्रांस को 3 वर्गों में बांटा गया। इसको कहते हैं प्राचीन राजतंत्र। टाइड और टाइल भी समझ गए, प्रत्यक्ष कर और धार्मिक कर। अब एक लिब्रे, लिब्रे क्या है? फ्रांस की मुद्रा है जिसे 1774 में लुई 16 ने इसे खत्म कर दिया। ये क्या है? लिब्रे क्या है? एक मुद्रा है। अब जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो टॉपिक है बेचारा किसान अनाज, फसल और पैसा सब लाता है और मोटे ज़मींदारों को लाकर दे देता है। और मोटे ज़मींदार कुछ काम नहीं करता है, लेकिन बैठे बैठे वो सब किसानों से हथियाता रहता है। तो उसके लिए एक सेंटेंस दिया गया है, कुलीन व्यक्ति मकड़ा और किसान मक्खी। देखते हो मकड़ा और मक्खी दोनों में क्या अंतर है? मकड़ा जो होता है पहले जाल बिछा देता है और मक्खी उसमें आके फंस जाती है। वैसे ही जब वो ज़मींदार लोग हैं अपनी ज़मीनें जो है वो किसानों को दे देते हैं। अब किसान उस पर खेती करते हैं और उनको टैक्स भी देते हैं और धीरे धीरे वो उनके चुंगल में फंसते जाते हैं। इस तरह कहा गया कि कुलीन व्यक्ति मकड़ा है और किसान जो है मक्खी है। मकड़ा के जाल में हमेशा मक्खी फंस जाती है और उसकी भोजन भी बन जाती है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं तो 1.1 में बोला गया जीने के लिए संघर्ष। अब फ्रांस की जनता जो है वो जीने के लिए अपना संघर्ष कर रही थी। 1715 में लगभग 2.3 करोड़ इसकी आबादी थी। फ्रांस की आबादी कितनी थी? 1715 ईस्वी में 2.3 करोड़, जबकि 1789 में यह आबादी बढ़ के 2.8 करोड़ हो गई। मतलब जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन किसान जो है वो खेती करना नहीं चाहते थे। अब खेती नहीं करेंगे तो भोजन नहीं मिलेगा, भोजन मिले तो अनाज के दाम बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगा, तो टैक्स भी बढ़ेगा। तो जीने के लिए लोग संघर्ष करें, जिसे कहते हैं जीविका संकट की उत्पत्ति होने लगी। मतलब जीवन जीने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं था, खाने के लिए कुछ था नहीं। तो इस विशेषाधिकार में जीविका संकट को लाया गया। प्राचीन राजतंत्र में इसकी चर्चा की जाती है। अब ये जीविका संकट क्या है? जो जनसंख्या बढ़ रही है तो अनाज किसान खेती क्यों नहीं रहे? क्योंकि उनको टैक्स देना ज़्यादा पड़ता था और जिससे उनको कुछ बचता नहीं था। इस कारण वो बड़े बड़े कुलीन वर्गों के मकड़े के जाल में वो फंसते जाते थे। तो उसमें एक समता रोटी चलता था, जैसे हम लोग कहते हैं पाव रोटी। पाव रोटी समझते हो? जो बर्गर और पिज़्ज़ा में देखते मोटे रोटी होते हैं, जो हम लोग बासी रोटी कहते हैं, हम लोग उपयोग नहीं करते, हम लोग ताज़े रोटी खाते हैं पूरे भारत में। अब तो देखते हैं यूरोप के लोग अभी भी बर्गर पिज़्ज़ा वाला ही पाव रोटी मोटे वाला ही खाते हैं लोग, हम लोग, लेकिन भारतीय लोग उसे बासी रोटी कहते हैं। लेकिन आज के युवा पद्धति ये नहीं समझते और उसकी चाव में उसे अपने स्वास्थ्य को खराब करने के लिए इसका उपयोग करती है। लेकिन आप नहीं करेंगे, ठीक है? करेंगे अपने स्वाद के लिए कभी काल यूज कर सकते हैं, लेकिन इनका उपयोग कम से कम करें, ठीक है? जिसके कारण अमीरी और गरीबी के बीच एक लंबी खाई के रूप में फैल गई और ये खाई धीरे धीरे भर नहीं रही थी और फिर धीरे धीरे ये खाई बढ़ती जा रही थी। अब ये जीविका संकट उत्पन्न कैसे हुई? तो पहला तो फसल की खराबी होने लगी, महंगाई बढ़ने लगा और तीसरा युद्ध में बहुत सारे कर्ज फ्रांस पे लग चुका था। 10 अरब लिब्रे की कर्ज भी था, जिसके कारण टैक्स देना पड़ता था और महामारी भी बढ़ चुकी थी। बहुत सी महामारी है जो प्लेग रोग चूहे से बनता है, तो ऐसे बहुत सी महामारी भी बढ़ चुकी थी। फसल अनाज और जनसंख्या का वृद्धि ज़्यादा हो रहा था, जिसके कारण खाने पीने की वस्तु भी लाले पड़ गए थे, जिसके कारण फ्रांस की जो जनता है वो क्रांति करने के लिए मजबूर होगी। और क्रांति कब की? 1789 में। उस क्रांति का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। तो जीविका संकट उत्पन्न हो चुकी थी। अब आपसे कोई पूछे कि फ्रांसीसी क्रांति उत्पन्न होने के कौन कौन से कारण हैं, तो इसके 5 कारण हम आपको देते हैं। 4-5 कारण आपको हमेशा याद रहेगा। पहला कारण, लुई 16 जो था वो निरंकुश शासक था। निरंकुश मतलब तानाशाही, अपने अनुसार करने वाला, किसी की सुनने वाला नहीं। हिटलर को तरह देख लो। तो दूसरा चीज़ है, लुई 16 की गद्दी में बैठते ही पूरा राजकोष खाली हो चुका था। लगभग राजकोष में पैसा था नहीं जिससे देश की जनता का कल्याण किया जाए। और दूसरा पॉइंट जो था, राजकोष खाली। तीसरा जो था, राजकोष खाली होने के साथ साथ देश की जनता पर कर्ज भी था, 10 अरब लिब्रे। लिब्रे वहाँ की मुद्रा है, हमने पहले बता दिया। तीसरा पॉइंट जो है, नए नए कर लगाए गए थे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर जो है यदि टाइल है और अप्रत्यक्ष में टाइड, ठीक है? ये 2 कर लगाए गए थे तीसरे वर्ग के लिए, 2 वर्गों के लिए। तो तीसरा वर्ग इसका विरोध करेगा ही कि 2 टैक्स उसको देना पड़ा और बाकी 2 वर्गों को टैक्स नहीं, जन्म के साथ उनको अधिकार मिला हुआ था, विशेष अधिकार। तीसरा था, महंगाई भी बढ़ रही थी, फसल खराब हो चुके थे, जनसंख्या विस्फोट हो चुकी थी, तो महंगाई के कारण भी फ्रांसीसी क्रांति उत्पन्न होने के कारण हुआ। इसके बाद है, मजदूर और व्यवसायी लोगों का शोषण हो रहा था। शोषण कैसे? ये टैक्स लगाकर उन्हें मत देने का भी अधिकार नहीं था। फ्रांसीसी राजतंत्र में आप पढ़ेंगे कि निष्क्रिय नागरिक, सक्रिय नागरिक, जिसकी चर्चा अभी पॉइंट करेंगे।
अभी तो बता रहे हैं कि फ्रांसीसी क्रांति उत्पन्न होने के कारण। इसके बाद फ्रांसीसी क्रांति में संसाधन की भी कमी हो चुकी थी। संसाधन, देश की जो संसाधन है, कोयला, पेट्रोलियम, अनाज है, तो वो सब की संख्या धीरे धीरे फ्रांस में कम हो गई थी। तो इसके कारण फ्रांसीसी क्रांति उत्पन्न होने के ये 5, तो समझे ये 5 कारण हो गए। और एक और महत्वपूर्ण कारण है, जो पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग है, इनके अधिकतर लोग नेशनल असेंबली में खुद को ही घोषित कर चुके थे और वही संविधान बनाने के कार्य कर रहे थे। और संविधान बनाने के कार्य उनके अनुसार ही पूरा तीसरे वर्ग को मानना पड़ेगा, और नहीं मानेंगे तो उनको गिलोटिन पे चढ़ा दिया जाए। ये गिलोटिन क्या है, आतंक ऐतिराज क्या है। तो इसके बाद